नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू आज अकेडमी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर के आ गए रैपिड रिवीजन की एक नई वीडियो क्लास 12th बोर्ड के लिए, और इसे हम 10 से 15 मिनट में खत्म करेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर को पूरा वन शॉट में रिवाइज करेंगे 10 to 15 मिनट। और इसमें हम सारे फॉर्मूले, सारे की पॉइंट और सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और इस वीडियो को अगर 10 से 15 मिनट में आप नोट्स बना करके कंप्लीट कर लेते हो तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब जब तुम इसे पढ़ लोगे अच्छे से तो श्योरिटी है कि जब तुम क्वेश्चन लगाने बैठोगे पीवाईक्यूज तो तुम्हें पता रहेगा कि एक्चुअल में किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व होगा। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है? वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम वी से डिनोट करते हैं। यूनिट इसकी वोल्ट होती है क्योंकि वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी, और एक स्केलर क्वांटिटी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगी, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी। चाहे तुम चार्ज को उठा करके ऐसे लेकर के जाओ, चाहे ऐसे लेकर के जाओ और चाहे ऐसे लेकर के जाओ, पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो वही हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे वी से डिनोट करेंगे, क्वांटिटी स्केलर और वोल्ट इसकी यूनिट होगी। फॉर्मूला सिंपल सा, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। इन्फिनिटी से यहां उठा करके ला रहे हैं क्योंकि चार्ज को, अगर इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी रखा है तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो जाता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ पे R क्या चीज हो जाएगी? चार्ज से उस पॉइंट P तक की डिस्टेंस वेयर वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल। एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹ जो हमें पता होता है। अगर हम आगे की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस, the work done to taking a charge from one point to another point is called potential difference। तो potential difference दो पॉइंटों के बीच लगता है, उसका फॉर्मूला बन जाएगा VA minus BB। अगर A फाइनल पॉइंट है, B इनिशियल पॉइंट है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1/R1 माइनस 1/R2। तो यह बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। इट इज ए पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मैंने अभी बताया पाथ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी। दूसरा, इट इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि मतलब वही, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सली है ना। पाथ इंडिपेंडेंट है तो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है तो पाथ इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कि इसका लॉस कहीं नहीं होने वाला। कंजर्वेटिव का मतलब इसका लॉस नहीं होगा कहीं भी। तीसरी चीज कि अगर चार्ज निगेटिव है तो हमें इसे निगेटिव लेना है, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो हमें इसे पॉजिटिव लेना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो वी हैव टू पुट डायरेक्शन इन इट, है ना। तो ये है। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है बोर्ड में, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि मान लो एक चार्ज है, पॉइंट ए पे रखा है, इसे उठा करके पॉइंट बी पर लेके गए सरकमफ्रेंस पे सर्कल की। अगर पॉइंट ओ पे एक चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल है, मान लो यहाँ पे पॉइंट क्यू पे एक चार्ज है ना, क्यू चार्ज है, और इसकी वजह से पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे पोटेंशियल है, और हमसे पूछा गया फाइंड वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पता है फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दो पॉइंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ऐसे ही 1/R1 गिनेंगे, ये वाला R, R2 गिनेंगे, ये वाला R, दोनों कट जाएंगे, वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। तो याद रखो, अगर सरकमफ्रेंस पे हम घुमा रहे हैं किसी चीज को जिसकी डिस्टेंस सेंटर से सेम है, दोनों पॉइंट की डिस्टेंस, तो वर्क डन हमेशा 0 हो जाएगा, और वो जो प्लेन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह वर्क करने लगेगा। ऐसे ही सेकेंडली, अगर हम चार्ज को ए से बी पे लेकर जाएंगे लेकिन वाया सी लेकर के जाए, ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं और कई बार आ चुके हैं, इसलिए इग्नोर मत करना, है ना। पॉइंट ए से बी पे लेकर जाए, वाया सी लेकर के जाएंगे, तब भी पोटेंशियल सेम होगा और वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन लेना है, हमें मतलब नहीं है कि किस पॉइंट से लेकर के जा रहे हैं, है ना। सी से लेके जा रहे हैं, बी पे लेके जा रहे हैं, कहां पे रखा है हमें मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाता है। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आई होप कि पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो वर्क डन, जब हम किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं तो वर्क डन जो करना पड़ता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चार्ज को हमेशा स्लोली उठा करके लाएंगे, तेजी से नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम चार्ज को स्लोली नहीं लाए तो हमारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू सही नहीं मिलेगी, मतलब गड़बड़ हो जाएगा पोटेंशियल। हम अगर बात करें यहीं से सेकंड कॉन्सेप्ट की, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करेंगे यू से, यूनिट जूल, क्वांटिटी स्केलर। और इंटरेस्टिंग बात, ये भी एक पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी और कंजर्वेटिव होगी, है ना। कंजर्वेटिव होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं कि मतलब एक चार्ज को उठा करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी वेलोसिटी से लेकर गए तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और वेलोसिटी निकाल देंगे आराम से। तो ये हमेशा याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट के लिए वैलिड है, मतलब 2 पॉइंट चार्ज के लिए कम से कम, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड ही नहीं है, जबकि पोटेंशियल सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए भी वैलिड है, ये भी आ जाता है।
तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r। अगर दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हो, है ना, तो एक तरह का वर्क डन है। वर्क डन टू मेक ए सिस्टम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ताकत हमारी, हमने कितनी ताकत लगाई है किसी चीज पे, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ना। अब ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था तब है फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r। लेकिन बाई हाउ? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो फॉर्मूला बन जाएगा कुछ अलग ही, अजीबोगरीब। U इक्वल टू Q1 पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, Q2 पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड 1/4πε0 Q1 Q2/r, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा और चार्ज Q1 Q2 को इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, फिर हमें दोनों एनर्जीज को, वो चार्ज को मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो ये था पूरा का पूरा काला चिट्ठा पोटेंशियल एनर्जी का। आई होप समझ में आया होगा। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के वर्क डन, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं आराम से। ऐसे ही सेकेंडली हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन कई बार आ सकता है। जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हुआ करता था, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का सिंपल सा मतलब यह है कि डाइपोल की एक्सल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और जनरल पॉइंट पे, जनरल पॉइंट हालांकि सिलेबस में नहीं है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है बस केवल, बाकी है ना। अब ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी भी चाहिए एक्स्ट्रा। ये नहीं कि बिल्कुल जो सिलेबस में बिल्कुल वही पढ़ना है, 1-2% ऊपर का भी पढ़ के चलना चाहिए कि पेपर कैसे भेजा जाए, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सल लाइन पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये डाइपोल है, डिस्टेंस 12 है और यहाँ पे किसी पॉइंट P पर XP पर एक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो वही एक्सल हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 P/x²। और P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू Q × 12 होती है, हम सब जानते हैं। अगर इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं, तो अगर हम एक डाइपोल को ले कुछ इस तरह से, दिस इज द डाइपोल ऐसे, और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है, तो यहां से ऐसे और ये ऐसे जाएगा और बीच में पोटेंशियल निकलेगा भी। हमें पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि पोटेंशियल चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती, तो पोटेंशियल हमेशा इस पॉइंट पे क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर पोटेंशियल 0 रहा तो जो इक्वेटोरियल लाइन है ये बन जाएगी एक प्लेन, और उसी प्लेन का नाम होगा इक्विपोटेंशियल प्लेन या इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इक्विपोटेंशियल प्लेन या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक, अब यहीं पे जनरल पॉइंट की बात करें तो मान लो डाइपोल है, ना इक्वेटोरियल लिया ना ही एक्सियल लिया, कोई पॉइंट रैंडम ले लिया P, जनरल पॉइंट, तो इस पे फॉर्मूला बन जाता है 1/4πε0 P cos θ/x²। बस थीटा आ जाएगा जितना एंगल पे हमें कैलकुलेट करना है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाते हैं, जो कि मैंने अभी बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, है ना। तो द surface where potential is constant and potential difference is 0 are called equipotential surface। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये they are imaginary surface which are 3D in shape। ये शेप में 3D होंगे और इमेजिनरी होंगे, है ना, क्योंकि दिखाई तो देने वाले नहीं है ना। where potential remain constant, वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अगर हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो उस पे लगने वाला वर्क 0 होगा, या हमने जो चार्ज को उठाने में वर्क किया है वो 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो बाय दिस फॉर्मूला W इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वर्क डन भी 0 आ जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, या आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, if we want to draw the equipotential surface for that particular charge, then how we can draw the equipotential surface। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दी, देखो ये आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब इसके चारों तरफ हमने परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ कर दिया और वो परपेंडिकुलर सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। तो देखो ब्लू वाला है परपेंडिकुलर सरफेस। हमें कैसे पता है ब्लू वाला परपेंडिकुलर है? क्योंकि याद रखो जब भी किसी चार्ज से इस तरह से लाइनें निकल रही है तो उसको ऊपर एक स्फीयर ड्रॉ कर दो, स्फीयर हमेशा परपेंडिकुलर रिएक्ट करता है सेंटर के। अगर सेंटर से कोई रेडियस खींचते हैं तो सर्कमफ्रेंस पे परपेंडिकुलर जाकर के गिरती है। ठीक है, अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो पहला रिलेशन जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो रिलेशन बन जाएगा, देखो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट है, पॉइंट बी से चार्ज को उठा करके ए पे लेके आए, डिस्टेंस दोनों के बीच के डेल्टा आर है, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ए डेल्टा आर कॉस थीटा। ये रिलेशन है दोनों के बीच का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा आर दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, एंड कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द
बिटवीन बोथ द पॉइंट। ये फॉर्मूला है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म गिवन होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा तो बस हमें इंटीग्रेशन कर देना है। तो हमने भी इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, जहां डी आर पोजिशन वेक्टर है, मतलब हम डी आर को लिख सकते हैं क्या, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये लिख सकते हैं आराम से। तो ये बन जाएगा हमारे पास फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात करें कि ग्राफ दे रखा हो ई और आर के बीच, अगर ई और आर के बीच ग्राफ दे रखा हो और हमसे पूछा पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो ग्राफ का एरिया निकाल दो, वही पोटेंशियल देगा। ई इंटू आर, देखो ई इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो जाएगा। अगर पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो कॉन्सेप्ट लगेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, नेगेटिव साइन शोज डिक्रीमेंट। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे डी वी अपॉन डेल एक्स वाई जे कैप ई जेड डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप, ये जेड एक्सिस पे है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। ये बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलने पर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ये बात याद रखनी है हमें, ठीक है। अब यहां से हमें नेट निकालना, तो ई नेट इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, उसका नेट निकाल देंगे, आराम से आ जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहला पड़ाव कंप्लीट होता है। तो अब बात करते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटर एक सिंपल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर स्टोर करके रखता है या इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिवाइस होती हैं, तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट, सिलिंड्रिकल। स्फेरिकल पढ़ना है, पैरेलल प्लेट पढ़ना है, सिलिंड्रिकल नहीं पढ़ना हमें फिलहाल फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो अगर कोई ये एक कंडक्टर है या कोई डाइलेक्ट्रिक है या कोई कुछ भी है, अगर एक कंडक्टर है, हमने से चार्ज देने स्टार्ट किया तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। कंडक्टर क्या हमें पता अंदर तो रहता नहीं कोई भी। स्फेरिकल सरफेस में पढ़ाऊंगा अभी, सारे स्फेरिकल सर्वे एक साथ कराऊंगा, फर्स्ट चैप्टर की भी सेकंड चैप्टर की भी। स्फेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, सब बताऊंगा। तो ये है सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। तो कितना चार्ज आ सकता है, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी। ये थोड़े कि 1 लीटर का गिलास है तो 1 लीटर पानी तो आएगा उसके अंदर, 2 लीटर पानी डालोगे तो 2 लीटर पानी थोड़े कंज्यूम हो जाएगा उसके अंदर, लीक कर जाएगा पानी। तो ऐसे हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी है, जितनी उसकी कैपेसिटी उतना है उसके अंदर चार्ज आएगा, उससे ज्यादा चार्ज डालोगे तो वो लीक हो जाएगा। तो वो कौन डिसाइड करता है कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो वी कैन कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बाई क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। क्यू चार्ज, वी पोटेंशियल डिफरेंस, सी कैपेसिटेंस, तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी हो जाएगा। अब सी, इंटरेस्टिंग बात ये, सी ना तो चार्ज पे डिपेंड करेगा ना ही पोटेंशियल पे। तुम कितना चार्ज दे रहे हो वो डिपेंड करता है कितना पोटेंशियल लगाया है, उतना ही तो चार्ज आएगा। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किस कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस पे और मीडियम पे, है ना, कि क्या मीडियम है बीच का और क्या डायमेंशन है कैपेसिटर्स की। अब अगर हम बात करें क्यू और वी के बीच का ग्राफ, तो अगर क्यू और वी के बीच का ग्राफ गिवन है तो उसकी स्लोप हमें कैपेसिटेंस देंगी। कभी कभी क्वेश्चन आता है क्यू और वी का ग्राफ बना देगा, बताओ भैया कितनी कैपेसिटेंस है, तो सिंपल बात करो कि स्लोप निकालो, स्लोप इक्वल टू कैपेसिटेंस। स्लोप जानते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है चार्ज, बेस का चीज है पोटेंशियल, आराम से आ जाएगा। तो अब अगर हम 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं, मैंने बताया था, एक स्फेरिकल, पैरेलल। तो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन वी कैन कैलकुलेट the capacitance of a spherical capacitor is C is equal to 4 pi epsilon into A. A is the radius of capacitor. तो A है तो इसका मतलब रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, सिंपल। तो अगर हम कैपेसिटर को घुमा करके दुगुना कर देंगे रेडियस का तो उसकी कैपेसिटेंस भी दुगुनी हो जाएगी। और मीडियम है, मीडियम चेंज करेंगे, परमिटिविटी है तो मीडियम चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या चार्ज और वोल्टेज चेंज करने पे चेंज होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि वोल्टेज नहीं आ रहा और वो चार्ज नहीं आ रहा है इस फॉर्मूले में। तो अगर हम बात करें इसका कि क्या हम एक फ्लैट कैपेसिटर को अपनी अलमीरा में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। एक फ्लैट कैपेसिटर इतना बड़ा कैपेसिटर है जिसका साइज इम्प्रैक्टिकल है, मतलब वो अर्थ से भी कई करोड़ गुना बड़ा कैपेसिटर निकलता है। तुम यकीन नहीं करोगे, एक फ्लैट कैपेसिटर की रेडियस पता कितनी होगी, 90 लाख किलोमीटर, 90 लाख किलोमीटर। और हमारी अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर ओनली। तो जिन्हें कितनी है तो उसके अंदर समझ आएगी। तो इम्प्रैक्टिकल साइज नहीं रख सकते, इसलिए इसकी यूनिट माइक्रोफराड, पिकोफराड, नैनोफराड ये होती है कैपेसिटर की। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, 2 पैरेलल प्लेट होती है, बीच में बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और वोल्टेज लगा रहे हैं। अभी दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है, एरिया है ए। तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। अब अगर हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की यूनिट डाइलेक्ट्रिक रख दे, डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो करंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, करंट को पास नहीं कर सकते, लेकिन चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्हें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं।
तो यही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की खासियत है कि अगर हमने एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब बीच में रख दी इस कैपेसिटर के, तो कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाएगी, मतलब C इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, के टाइम्स बढ़ जाएगी इजीली। तो यही हम कह सकते हैं। अगर वो कैपेसिटर जो डाइलेक्ट्रिक की स्लैब है वो कैपेसिटर की डिस्टेंस के बराबर है, मतलब बिल्कुल फिट आ गई कैपेसिटर के अंदर, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेकिन अगर हमने स्लैब को पार्शियली फिल किया है, पार्शियली मतलब आधा कैपेसिटर खाली है, आधा हमने भर दिया, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस टी है, तो अगर पार्शियली फिल्ड है देन फॉर्मूला विल बी चेंज इन अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, जो कि हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। T इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, प्लस के T अपॉन K। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए होता है इंफिनिटी। अगर K मेटल के लिए इंफिनिटी है तो मेटल के अगर तुमने प्लेट रख दी बीच में तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T करके। ठीक है, तो ऐसा हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम टू द कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं ना, ऐसे डाइलेक्ट्रिक की ससेप्टिबिलिटी होती है, पोलराइजेशन होता है। तो पोलराइजेशन क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है ना, इसके बारे में बताता हूं। देखो, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जैसे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके अंदर ये ऐसे चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से अरेंज है। जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो पॉजिटिव इधर को खींचेंगे, नेगेटिव इधर को जाएंगे, तो ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाएंगे कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से स्ट्रेच हो जाएंगे ये डमरू की शेप में। तो इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पी से डिनोट किया जाता है, वो होता है जीटा इंटू के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू ससेप्टिबिलिटी, ये पोलराइजेशन कहलाता है। तो कुल मिलाकर के रैपिड रिवीजन में हमने देखा, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें बता देना, पूछ लेना। इसे अच्छे से A4 साइज के शीट पे बना लेना नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। विश ऑल द वेरी बेस्ट।